मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सहकारिता के उद्गम एवं विकास के बारे में बताऊंगी। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सहकारिता, जैसे आप जानते हैं, सहकारिता मिलजुल कर कार्य करने के साथ साथ समानता, स्वेच्छा और व्यक्तिगत हित के साथ सभी का हित आदि को ध्यान में रखकर सहकारिता में कार्य किया जाता है। सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सहकारिता का विकास क्यों हुआ और किस प्रकार सहकारिता का विकास हुआ। तो सहकारिता का जो उद्गम है काफ़ी प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। सहकारिता के उद्गम विकास को हम 3 चरणों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जब से मनुष्य का उद्गम, मानव जीवन जो है, प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य जंगल में रहता था, शिकार करता था, शत्रु से रक्षा करता था, तभी उसको साथ रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी। और जैसे जैसे समाज का निर्माण हुआ, विकास हुआ, गांव और शहर बसे, वैसे वैसे सहकारिता की भावना लोगों में बढ़ती चली गई। तो सहकारिता जो है, उसके बाद देश में जब औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारिता का प्रयोग किया गया। तो सहकारिता व्यक्ति को सहयोगी व स्वावलंबी बनाने में सहयोग करता है। तो सहकारिता के उद्गम और विकास का अध्ययन हम तीन चरणों में बांट के कर सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में मानव इतिहास का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में मिस्र, चीन, रोम, यूनान व बेबीलोनिया की सभ्यताएं अत्यंत विकसित अवस्था में थी और वहां पर भी सहकारिता के भावना के दर्शन होते थे, देखने को मिले हैं। बेबीलोनिया में सहकारी आधार पर कृषि की जाती थी। उस समय व्यापार व वाणिज्य में भी सहकारिता के अवशेष मिलते हैं। यूनान में व्यक्ति दाह संस्कार के लिए सहकारी समितियां बनी हुई थी वहां पर, और जहां वे धार्मिक और सांस्कृतिक सहयोग की प्रतीक थी। चीन में होन वंश के शासन काल में साख समितियां कार्यरत थी और सहकारी साख व्यवस्था का प्रारंभ चीन में हो गया था। रोम में सहकारिता धार्मिक संघों के रूप में अस्तित्व में पाई गई। यहाँ दस्तकारों, चर्मकारों, सुनारों, कुम्हारों आदि के सहकारी संघ स्थापित किए गए थे। इसी प्रकार मध्यकाल में, मेडिवल एरा में भी विश्व की जो प्राचीन सभ्यताओं की समाप्ति के लिए साथ ही विश्व इतिहास को एक नई दिशा मिली। और इसमें भी ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मनुष्य के लिए मूलभूत अधिकारों के महत्व पर बल दिया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र माना गया। ईसाई धर्म के प्रचार में इंग्लैंड के एक नए सामाजिक जीवन का, जिसे मैनोरियल सिस्टम का कहा गया, प्रारंभ हुआ। इसी से सहकारी कृषि का प्रादुर्भाव भी हुआ। मध्यकाल में दस्तकारों की गिल्ड स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इस्लाम के प्रचार ने भी सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित किया। जर्मनी में 1769 में जर्मनी में भूमि बंधक बैंक स्थापित किए गए। इनका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराना था। और 1750 की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसमें श्रमिकों का शोषण होने लगा व्यक्तिगत लाभ के लिए, और उसकी समाप्ति के लिए उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा। और उसकी समाप्ति के लिए, उसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सहकारी आंदोलन का विकास हुआ। और आधुनिक युग में जो है, जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सहकारी आंदोलन का जन्म हुआ। आधुनिक युग में यह प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण थी। रॉबर्ट ओवन, जो कि सहकारी आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, एक स्वावलंबी समाज की कल्पना करते हुए श्रमिकों बस्तियों का निर्माण किया, और जिसमें श्रमिकों को संगठित कर अपने पैरों पर खड़ा किया गया और उनको जो शोषित समाज को संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद 1844 में रॉकडेल नामक स्थान के 28 बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया, और रॉकडेल के बुनकर से ही आधुनिक सहकारी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। इसके बाद अनेक सुधारकों ने पारस्परिक संघर्ष व प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहकारिता की भावना के विकास का उपदेश दिया। इन सुधारकों के उपदेश के कारण जो सहकारी आंदोलन जो है, वो एक आंदोलन रहकर सामाजिक जीवन पद्धति बन गया, और उसमें यह पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करने व स्वावलंबी बनने के उद्देश्य से संचालित किया जाने लगा। भारत में भी इसे सरकारी योजनाओं का आवश्यक अंग माना जाता है। तो सहकारिता के उद्गम और विकास के जो कारण है, उनको हम
उनका अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं। जो सहकारिता, किन कारणों से सहकारिता का उद्गम हुआ, विकास हुआ। एक तो शोषण से मुक्ति की चाह, जैसे मैंने आपको बताया कि सहकारिता में जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम से समाज के जो निर्बल वर्ग, जो श्रमिक थे और निर्बल कमजोर वर्ग था, उनका शोषण होने लगा और वो उस शोषण से मुक्ति चाहते थे, जिसने सहकारिता की भावना को जन्म दिया। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसका शोषण अधिक होता है, और जब व्यक्ति मिलकर एक संगठन बना लेते हैं तो उसके विरुद्ध वो आसानी से आवाज उठा सकते हैं। इसलिए व्यापारी वर्ग उपभोक्ता का शोषण करता है। इसे बचने के लिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग उपभोक्ता का शोषण करता है, इसे बचने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों का जन्म हुआ। साहूकार ग्रामीण कृषकों को उचित दर पर ब्याज दे रहे थे, कठोर शर्तों पर ब्याज उनका शोषण कर रहे थे। उसकी मुक्ति के लिए सहकारी साख का जन्म हुआ, समितियों का आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, तो शोषण से मुक्ति की चाह, डिजायर टू बिकम फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन के कारण सहकारिता का उद्गम हुआ। दूसरा, मध्यस्थों की समाप्ति, जो मिडल मैन होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मिडल मैन। सहकारिता का उद्गम में विकास मध्यस्थों की समाप्ति के लिए हुआ। जो मिडल मैन होते हैं, ये वैसे तो ये जो हमारा उत्पादन और जो वितरण प्रणाली है उसके बीच में उत्पादकों से माल खरीदते हैं और जो उपभोक्ताओं को बेचते हैं, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मध्यस्थ का कार्य बुरा नहीं है, लेकिन जब ये मध्यस्थ जो होते हैं उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का शोषण करने लग जाते हैं तो ये बड़ा इनकी जो श्रृंखला बन जाती है, विस्तृत श्रृंखला, तो उसका समापन होना आवश्यक हो जाता है। तो सहकारिता की उत्पत्ति का यही कारण है कि किसानों ने जो मध्यस्थ थे उनके बीच में मतलब उपभोक्ताओं तक जो माल उपज बेची जाती थी, उसके बीच में मध्यस्थों की समाप्ति के लिए जो है वो सहकारिता का उद्गम हुआ। इसके लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई, जो कि जिसके माध्यम से माल मंडी में उचित मूल्य पर किसानों के द्वारा बेचा जा सके। नेक्स्ट है शोषित वर्ग में चेतना एवं संघ शक्ति का उदय, कॉन्शियस इन द एक्सप्लॉइटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड पावर। ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेड वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, जैसे कृषक, दस्तकार, जो उपभोक्ता जिनका शोषण हो रहा था, तो उनको संगठित होना, उनको ये महसूस होने लग गया कि जब तक वो संगठित नहीं होंगे उनका शोषण होता रहेगा। इसके लिए उन्हें संगठन की आवश्यकता हुई और उसके लिए सहकारिता का जन्म हुआ। सहकारिता की भावना आर्थिक जो समान उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति थे, संगठित होकर पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे के हितों की रक्षा करने लगे, और इस विचारधारा के विकास के कारण जो है धीरे धीरे सहकारिता पनपने लगी। संघ शक्ति का उदय हुआ, सहकारी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला, लोगों ने संघ यूनियन बनाई और श्रमिक शोषण से मुक्ति के लिए जगह जगह पर संघ बनने लग गए। नेक्स्ट है समाज सुधारकों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा सहकारिता के विकास में, सहकारिता आंदोलन के विकास में। इसमें रॉबर्ट ओवन, जो कि सहकारिता के जन्मदाता माने जाते हैं, शुल्ली, डेलिश, रे, फैशन आदि समाज सुधारकों और धर्म प्रचारकों ने सहकारिता को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सहकारिता के विकास के लिए लोगों में सामाजिक चेतना जागृत की, अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए जो कि सफल रहे, और इससे सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसके बाद समर्पित सहकार, कोऑपरेटर्स ऐसे मिले जो समर्पित थे समाज सुधारकों व धर्म प्रचारकों के प्रयासों का समाज में चेतना जागृत हुई। कुछ व्यक्ति आगे बढ़े, ठीक है, वो डेडिकेशन उन्होंने था, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज और समय के हित के लिए संगठनों का निर्माण किया। कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने इसे नैतिकता व धर्म से जोड़ा। इस प्रकार ये आंदोलन धर्म, नैतिकता व जीवन दर्शन के रूप में आगे बढ़ा। इसके कारण ही ये आंदोलन जो है विश्वव्यापी सर्वव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन बन गया। सहकारी सहयोग, सरकार ने भी सरकारी सहयोग, गवर्नमेंट है, सरकार ने भी सहकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहकारिता के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन की नीति को अपनाया कई सरकारों ने। भारत में भी सहकारिता को अपनाया जा रहा है। सहकारी कानूनों का निर्माण किया गया। सरकार ने व्यापारियों, साहूकारों द्वारा वित्तीय व प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराई है। जो साहूकार हैं, मध्यस्थ व दलाल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय व प्रबंधकीय सहायता जो है निर्बल व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई। भारत में विभिन्न योजनाओं में सहकारिता के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार यह आंदोलन जो है सरकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग के कारण आगे बढ़ा है। प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव लॉ। सहकारी आंदोलन के विकास में सरकार का मुख्य योगदान सहकारी कानूनों के निर्माण के रूप में हुआ है। सहकारिता के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं।
इनमें जन चेतना जागृत हुई है। इन कानूनों से सहकारिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाए। इन कानूनों में सहकारी समितियों के गठन, उनका पंजीयन कैसा होगा, वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार होगी, प्रबंध संचालन तथा सरकारी संरक्षण संबंधी अनेक प्रावधान थे, जिसके कारण सरकारी आंदोलन जो है व्यवस्थित विकास हुआ। सफल प्रयोग हुए। कुछ देशों में विभिन्न प्रकार के सहकारिता संबंधी प्रयोग किए गए जो सफल भी रहे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको ये चीन में हुआ, डेनमार्क का यूगोस्लाविया में डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। तो इस प्रकार सहकारी समितियां, विपणन विधायन समितियां, उपभोक्ता समितियां, गृह निर्माण समितियां आदियों का विकास हुआ। सहकारिता की संगठनात्मक संरचना, जिसका फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपरेशन है, जो कि मुख्य रूप से साख व्यवस्था में ऋण में देखने को मिलता है, जिसमें कि राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक बनाया गया है, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियां ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करती है और विकास में योगदान देती हैं। तो इस संघात्मक संरचना के कारण भी सहकारी समितियों का तेजी से विकास हुआ। इसके अतिरिक्त अंतर सहकारी समितियां जो है उनके सहयोग के कारण भी विकास को, जो सहकारी आंदोलन के विकास को गति मिली है। साख को विपणन से जोड़ा गया है, मतलब विपणन समितियां विधायक समितियों से संबंध है। साख समितियां विपणन जो है, विपणन समितियां साख समितियों को उनको ऋण की वसूली में सहयोग करती है। विपणन समितियां विधायन समितियों से संबंधित है, जो विधायक जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है उसमें सहयोग करती है। औद्योगिक और विपणन समितियां उपभोक्ता समितियों को सहयोग करती है। तो ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में आपसी सहयोग से सहकारी आंदोलन को विस्तृत बनाया है। और लास्ट है सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कारण भी सहकारिता का विकास हुआ है। सहकारिता के सिद्धांतों को जो है और जो उसकी शिक्षा है उसको लोगों को बताएगा कि क्या क्या सिद्धांत है, उससे उनमें जन चेतना जागृत हुई है। शिक्षा के माध्यम से उसके उद्देश्य क्या है, सहकारिता का क्या लाभ है, लोगों को बताया जा गया, जिसकी वजह से जो सहकारी शिक्षा के कारण लोग सदस्य जो हैं सहकारी आंदोलन के जो विनिर्धन वर्ग हैं उनमें प्रेरणा जागृत हुई और वो सहकारी समितियों के गठन और कार्यों में रुचि लेने गए। इसके अलावा समय समय प्रशिक्षण भी दिया जाता है उन्हें, ताकि जो प्रशिक्षित व्यक्ति है सहकारी समितियों का संचालन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये विभिन्न कारण रहे हैं जिसके कारण सहकारिता का पूरे देश में, विश्व में और भारत में सहकारिता का विकास हुआ है। इसके अलावा सहकारिता के जो उद्देश्य जो हैं उनका अध्ययन भी जरूरी है कि सहकारिता की विचारधारा के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं। सहकारिता आंदोलन के जो जन्मदाता रॉबर्ट ओवन ने इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया था वो बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो शोषण होता है वो लाभ की जो प्रवृत्ति के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व हो, कि सबका अधिकार हो, सब व्यक्तियों को लाभ में बंटवारा हो, आपस में उनके कार्यों के आधार पर बंटवारा हो, ना कि पूंजी के आधार पर सभी को उसका लाभ मिले। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये बताया था। लेकिन जो सहकारिता के उद्देश्य जो हैं वो सामाजिक उद्देश्य भी रहे हैं और राजनीतिक उद्देश्य में भी प्राप्ति में भी सहकारिता जो है वो सहयोग करती है। तो सहकारिता विचारधारा के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार है। एक तो आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य में सभी व्यक्तियों को आर्थिक विकास के समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें अपनी रुचि व के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो, जो कि समाजवाद में देखने को नहीं मिलती थी। तो ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले। दूसरा, आर्थिक साझेदारी, कि ऐसे संगठन का निर्माण हो जिसमें निर्बल व्यक्तियों के लिए ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण समाप्त हो जाए और हर व्यक्ति सहचर की भावना से प्रेरित होकर कार्य करे। मतलब उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर सेवा करना। आर्थिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति, इसमें उपभोक्ताओं को, उत्पादक, श्रमिक सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में भागीदारी हो, हर व्यक्ति को जो लाभ में उचित हिस्सा मिले और साथ ही साथ सदस्यों को उचित मूल्य पर, उपभोक्ता जो है उनको उचित मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं प्राप्त हो। इस प्रकार सहकारिता का न्याय व सुरक्षा पर आधारित है। सामाजिक उद्देश्य भी रहे हैं। ये केवल एक आर्थिक आंदोलन ही ना, सामाजिक आंदोलन भी है जिसमें सामाजिक समानता पर बल दिया गया है, जिसमें हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग और रंग, भाषा, विचारधारा पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा व्यक्तियों में, और दुर्बल व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को जीने के समान अवसर दिए जाते हैं। सब एक के लिए और एक सब के लिए सहकारिता का मूल मंत्र है। सहकारिता जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है और साथ ही सहकारिता का जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। तो यह सेवा भावना के साथ को ही लेकर चलती है कि एक दूसरे की सेवा करना और सहयोग देना, आपस में जो हिंसा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा है उसको समाप्त करना।
नैतिक उद्देश्य, नैतिकता पर बल दिया जाता है। नैतिक उद्देश्य भी रहे हैं कि इसमें सहयोग, भाईचारे और मिलजुल कर कार्य करना, आपस में बंधुत्व के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ कार्य करने पर जोर दिया जाता है। राजनीतिक उद्देश्य कि राजनीतिक चेतना जागृत करना, सहकारिता ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में भी सफल रही है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है, जिससे उनको राजनीतिक पाठ भी पढ़ाया जाता है और स्वायत्त शासन की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार सहकारिता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सेवा व सहयोग तथा नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यरत है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सहकारिता का महत्व क्या है और उसके लाभ और उसमें क्या कमियां हैं।